नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। और आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि भूगोल विषय से संबंधित आपकी पुस्तक है, जिसमें हम भारत के भूगोल को हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसका अध्याय क्रमांक 3 अपना चल रहा है। नाम है अफवाह, यानी कि भारत की नदियों और झीलों का अध्ययन किया जा रहा है इस अध्याय के अंतर्गत। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झीलें, यानी कि भारत में कौन कौन सी झीलें हैं, कौन सी भारत की प्राकृतिक झीलें हैं, कौन सी कृत्रिम झीलें हैं, कौन सी झीलें आपके खारे पानी की है, कौन सी मीठे पानी की है, कौन सी समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में बनी हुई है, इन झीलों का उपयोग क्या है, इनके माध्यम से पर्यटन कैसे विकसित हो रहा है। ऐसी तमाम बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। तो लगातार हमारे साथ बने रहना, बिल्कुल भी स्किप करना है नहीं। चलिएगा, अब बात करते हैं हम झीलों की। झील क्या होती है? तो झील के बारे में आपने ये सुना होगा कि भाई जैसे आपके गांव के पास में एक तालाब होगा, या आपके गांव के पास में, शहर के पास में कहीं ना कहीं आपने छोटा तालाब या बड़ा तालाब देखा होगा। बस उसी तालाब का एक विस्तृत रूप हो जाए तो उसे झील कह देते हैं। अब इसमें इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि झील एक निम्न गर्त होता है, एक गहरा गर्त होता है, अर्थात एक गड्ढे की टाइप का क्षेत्र होता है। और उस क्षेत्र में आपके जल इकट्ठा हो जाता है और वह स्थिर जल रहता है, वो झील कहलाती है। झील का पानी गतिशील नहीं रहता है, वो उस एक निम्न भाग या फिर गर्त के अंदर आपके आपके स्थिर रहता है, वो गतिशील नहीं होता है। फिर उस स्थिर पानी का उपयोग आप किसी उस झील से नहर निकालकर या फिर किसी अन्य माध्यम से उसको पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में काम में ले सकते हैं। और उस झील वाले क्षेत्र में आप उसके आसपास के मनोरम दृश्यों का आनंद लेने के लिए, या झील के अंदर बने हुए कुछ टापू होते हैं, द्वीप होते हैं झील के बीच में कभी बने हुए हैं, उन द्वीपों पर आप आने जाने के लिए, कुछ पर्यटन को विकसित करने के लिए नौका संचालन, नौ परिवहन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आपके झील होती है। अब आपने कश्मीर घाटी के बारे में कभी पढ़ा होगा, कभी कश्मीर घाटी के दृश्य देखे होंगे। कश्मीर घाटी में आपने एक डल झील का आपने कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा, कहीं ना कहीं आपने उस झील के बारे में सुना होगा। कहीं आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे होंगे डल झील के, या फिर आपने कभी समाचार पत्रों में उस झील के बारे में पढ़ा है, या फिर टीवी चैनल, न्यूज चैनल पर उनके बारे में आपने देखा है। तो उस झील में आपके कुछ इस प्रकार के दृश्य होते हैं। ये डल झील कश्मीर का दृश्य है, जिसमें तीन और इसके पहाड़ियां हैं, और यहां पर एक विशेष प्रकार की नाव होती है, जिसे कहा जाता है शिकारा नाव। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है शिकारा नाव। ये शिकारा शब्द क्या है? शिकारा एक विशेष प्रकार की नाव होती है, जो कि मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और यहां पर खास तौर पर डल झील में। अब ये डल झील में इस विशेष प्रकार की नाव की विशेषता क्या है? ये नाव आपके ऐसे लगता है कि जैसे कि इसमें आपके पीछे की तरफ एक व्यक्ति बैठा रहता है जो नाव चलाता है, पेडल मारता है, जैसे अपने साइकिल के पेडल मारते हैं ना उस पैरों से, उसी प्रकार से यहाँ पर एक पीछे बैठा हुआ व्यक्ति इसको पेडल मारते हुए चलाता है। और यहाँ पर बीच में आगे इसमें टोटल 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। यह शिकारा नाव होती है। यहीं पर आपके नाव वाले घरों को भी आपने देखा होगा, या फिर यहाँ पर आपने डल झील वाले क्षेत्र में आपने यहाँ वहां के जो नाविक होते हैं, उन नाविकों के द्वारा इन्हीं नावों के ऊपर उनके द्वारा जो फ्रूट चाट वगैरह इस प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर आपने दृश्य देखे होंगे। इस प्रकार के दृश्यों की आप कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में बात आती होगी कि अगर कश्मीर वाले क्षेत्र में ये इस प्रकार की झीलें नहीं होती, इस प्रकार का मनोरम दृश्य नहीं होता, तो क्या वहां पर इतने पर्यटक घूमने जाते? क्या आप और हम कश्मीर जाने का विचार रखते अपने दिमाग में कि भाई इतने सुंदर दृश्य नहीं है? एक बार के लिए आप भूल जाओ कि कश्मीर में ना तो डल झील है, ना वुलर झील है, ना वहां पर हिमालय की खूबसूरत वादियां हैं, ना कोई गुलमर्ग जैसे कोई आपके घाटियां हैं, मैदान है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे सुंदर दृश्य नहीं होते तो क्या आप और हम जाते? जी बिल्कुल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये जो झीलें हैं, ये यहाँ की जो खूबसूरत घाटियां और वादियां हैं, गुलमर्ग जैसे घास के मैदान है, या फिर आपके ये पहलगाम जैसी घाटियां हैं, तो इन घाटियों वाले क्षेत्र में, इन झीलों के क्षेत्र में, इन पहाड़ी क्षेत्रों में, इस पर इनकी सभी भौतिक विविधताओं की वजह से, इन धरातलीय विविधताओं की वजह से इस क्षेत्र की सुंदरता बढ़ गई है। और इस सुंदरता का आनंद लेने के लिए और यहाँ की ठंडी जलवायु का आनंद लेने के लिए ग्रीष्म काल के दौरान भारत और दूसरे देशों से लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए, अपनी जो ग्रीष्मकालीन
ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होती है उनको आनंद पूर्वक बिताने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या रहता है कि यहाँ की जो खूबसूरत झीलें हैं, खूबसूरत वादियां हैं कश्मीर की, इन सब का आनंद लेने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आपके जैसे नावें हैं, उन नावों में विशेष रूप से शिकारा नाव है या फिर घरों वाली नाव है, ऐसी नावों का आनंद लिया जाता है। तो झीलें क्या है, तो भारत में देखो कई प्रकार की झीलें होती है। ये झीलें आकार और विशेषताओं में इनमें भिन्नता होती है। कैसी भिन्नता रहती है, देखो कुछ छोटी झीलें होती है, कुछ बड़ी झीलें होती है। जैसे आपकी वुलर झील है तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील है तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील है तो वो अंत्य स्थलीय झीलों में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का तो क्या है, स्थलीय भाग की झील नहीं, अंत्य स्थल की नहीं है, वो समुद्र तट पर बनी हुई झील है। तो इस प्रकार के आपके झीलें होती है। अब अधिकांशतः इसमें झीलें स्थायी होती है। झीलें आपके अधिकांशतः स्थायी होती है। कब क्यों होती है, क्योंकि इनमें वर्षा ऋतु के द्वारा पानी इकट्ठा हो जाता है। और कुछ झीलें होती है जिनमें आपके ग्लेशियरों का यानी कि हिमानियों का पानी पिघलते हुए उनमें इकट्ठा हो जाता है और वो पानी उनमें साल भर इकट्ठा रहता है। और वो ग्रीष्म काल में वो फिर से ग्लेशियर पिघलते हैं, वर्षा ऋतु के दौरान वर्षा के द्वारा पानी इकट्ठा होता है। तो ये सारी झीलें भारत की स्थायी झीलें हैं। चाहे आप कश्मीर की इन वुलर झील, डल झील की बात करो, चाहे राजस्थान में सांबर झील खारे पानी की बात करो, चाहे आपके केरल वाले क्षेत्र में पूना मादा कयाल की बात करो, या फिर आपके चिल्का झील उड़ीसा की बात करो, ये सारी झीलें स्थायी झीलें रहती है। कुछ प्राकृतिक झील, ये तो सारी प्राकृतिक झीलें। अब इसमें कुछ कृत्रिम झीलें भी रहती है। जैसे गुरु गोविंद सागर जो भाखड़ा नंगल परियोजना के ठीक पीछे बना हुआ एक जलाशय है। राजस्थान के उदयपुर में बहुत सारी आपके मीठे पानी की झीलें हैं जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं है, कृत्रिम रूप से बनी गई है। जैसे जयसमंद झील, राजसमंद जिले में राजसमंद झील, अजमेर जिले में आना सागर झील। ये झीलें आपके प्राकृतिक झीलें ना होकर कृत्रिम झीलें हैं जो कि मीठे पानी की झीलें हैं। और वो ये मीठे पानी की जो कृत्रिम झीलें, प्राकृतिक झीलें नहीं होकर कृत्रिम बनी हुई ये मीठे पानी की झीलें, यहाँ के जो शासक हुए हैं, राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने राजस्थान वाले क्षेत्र में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए पुराने समय से इन झीलों को बनाने का कार्य किया था। और गुरु गोविंद सागर जैसी झील है वो आधुनिक काल में निर्मित की गई, भारत सरकार के द्वारा 1947 के बाद यानी कि आजादी के बाद में बनी हुई एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम झील है। तो इस प्रकार की ये झीलें होती है। अब इसी प्रकार से एक झील आती है गोखुर झील। गोखुर झील का हमने अध्ययन करते हुए पिछले चैप्टर के दौरान भी हमने इसकी चर्चाएं की थी। अब गोखुर झीलें क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, पहाड़ी क्षेत्रों से उतरती है, मैदान में प्रवाहित होती है, तो यहां पर ढलान कम होने की वजह से नदियां इस प्रकार से आपके मोड़दार मार्ग बनाते हुए प्रवाहित होती है। और जो इनका मोड़ होता है, इस मोड़ को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नदी विसर्प। अब जब कभी नदी विसर्प, इसे नदी विसर्प है वो यहां से कट जाता है, नदी से अलग हो जाता है, तो इस प्रकार की एक झील बन जाती है जिसे आप गोखुर झील कहते हैं। अब ये किस प्रकार से बनता है, तो इसको इस प्रकार से देखिएगा कि ये यहां पर आपकी नदी प्रवाहित हो रही है, ये यहां पर नदी बह रही है। अब यहां पर नदी में कभी अपर्दन हो जाए, नदी में क्या होगा, यहां वाला भाग अपर्दित हो जाए और पानी यहां पर इस प्रकार से बहने लग जाए, यहां पर पानी इस प्रकार से बहने लग जाए, तो ये पूरा भाग इस प्रकार से यहां पर पानी यहां पर इकट्ठा रह जाएगा और यहां से आपके नदी का मोड़ बन जाएगा, तो ये वाला भाग अलग से कट जाएगा। तो इस प्रकार की झील नुमा दृश्य बनेगा। और ये झील नुमा दृश्य है वो गाय के खुर के समान होता है, जो गाय का पैर होता है उस पैर के पंजे के आकार का दृश्य होता है, इसलिए इसको कहा जाता है गोखुर झील। और अंग्रेजी में कहें तो ऑक्सबो लेक, क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक यानी कि गोखुर झील। ये गोखुर झीलें कहां पर पाई जाती है, ये झीलें आपको भारत के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। कहां पर मिलेगी, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, जैसे गंगा का मैदान है, इन गंगा के मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार की झीलों के दृश्य आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहीं पर नदियों की ज्यादा मोड़ बनाए जाते हैं। और ये मोड़ आपको केवल मैदानी क्षेत्रों में मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ या डेल्टा क्षेत्रों में जाकर नहीं मिलेंगे। जो मध्यवर्ती गंगा के मैदान है वहां पर इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। एक झील का प्रकार होता है लेगून। लेगून क्या होता है, लेगून का निर्माण समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में होता है। कैसे होता है, अब उसमें देखिएगा, यहां पर आपका जैसे मान लो ये आपका भारतीय क्षेत्र, ये प्रायद्वीपीय भारत में मिलेगी समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में। यहां पर देखिएगा ये समुद्र का तट है, ये समुद्र का तट है और इस तटवर्ती भाग में यहां पर आपके जलीय क्षेत्र, यहां पर क्या है, पूरा समुद्र फैला हुआ है। इस पूरे समुद्री भाग में यहां पर क्या है भाई, पूरा का पूरा समुद्री क्षेत्र फैला हुआ है।
और इस समुद्री क्षेत्र में आपके तट के निकट में आपके कुछ आपके रोदिका बन जाए, स्पीट बन जाए। ये रोदिका और स्पीट क्या होते हैं? यहां पर ये देखिएगा पूरा क्षेत्र में जल फैला हुआ है। अब यहां पर आपके कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है कि यहां पर जो आपके बालू मिट्टी है, क्या है भी बालू मिट्टी है या कुछ अन्य आपके चट्टानी टुकड़े हैं, तो यहां पर बालू मिट्टी धीरे धीरे मान लो यहां पर इकट्ठी हो गई, यहां पर इकट्ठी हो गई और यहां पर इकट्ठी होते होते इस प्रकार का आपके बालू मिट्टी के द्वारा यहां पर स्पीट और रोदिकाओं का निर्माण कर दिया जाता है। तो यहां पर आपके जो ये समुद्र का भाग था पहले, लेकिन अब यहां पर आपके रोदिकाएं बन गई, यानी कि जिस आपके जैसे नदी का तटबंध होता है उसी प्रकार से यहां पर आपके इन बालू रेत के द्वारा यहां पर तटबंध बन गया, तो ये भाग समुद्र से कट के अलग हो गया, तो इसे कहा जाता है झील। और ऐसी झीलों को नाम दिया जाता है लेगून झीलें। और ऐसी लेगून झीलें भारत में कहां पर देखने को मिलती है? इसमें एक झील आती है आपके चिल्का झील। ये कहां पर है चिल्का झील? ये भारत के ओडिशा राज्य के तट पर है। कहां पर है भाई? भारत के ओडिशा राज्य के तट पर अवस्थित है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेगून झीलें हमेशा हमेशा खारे पानी की झीलें होती है। अब खारे पानी की क्यों होती है? क्योंकि इनका निर्माण समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में होता है। जो भाग पहले समुद्र का ही था, लेकिन यहां पर बीच में बालू रेत का निक्षेपण होते होते, बालू रेत का जमाव होते होते ये इतना सा भाग समुद्र से कट हो गया, समुद्र मुख्य समुद्र से अलग हो गया, तो पानी तो इसमें समुद्र वाला ही था, तो ये क्या होती है? खारे पानी की झीलें होती है। इसी प्रकार से एक झील है आपकी पुल्लिकट झील। ये कहां पर है? पुल्लिकट झील आपके आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। इसी प्रकार से आपके कोलेरू झील है। ये कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील भी कहां है? आंध्र प्रदेश में। अब इन झीलों की स्थिति मानचित्र पर आप देखोगे तो कहां पर मिलेगी ये आपको? तो मानचित्र पर देखिएगा, ये झील तो यहां पर ओडिशा के पास में जो मैंने यहां पर आपको झील बनाई है, ये झील तो आती है आपके चिल्का झील का दृश्य। इसी प्रकार से यहां पर आप कुछ नदियां देखते हो। कौन सी नदियां हैं? जैसे यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का डेल्टा है ये। एक नदी यहां पर प्रवाहित होती है, कृष्णा नदी, और ये यहां पर आपके कृष्णा नदी का डेल्टा है। अब गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच में ये आपके पुल्लिकट झील पाई जाती है। कौन सी झील है? यहां पर एक झील बनी हुई है। कौन सी? पुल्लिकट झील। पुल्लिकट झील। इसी प्रकार से जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का सीमावर्ती भाग है, तो यहां पर एक झील बनी हुई है जिसे कहते हैं आपके कोलेरू झील। कौन सी कहते हैं? कोलेरू झील। तो इस प्रकार के यहां पर आपके झीलों के दृश्य देखने को मिलते हैं जो आपके तटवर्ती क्षेत्रों में है, जिसमें आपके ओडिशा में चिल्का झील है, आंध्र प्रदेश में पुल्लिकट झील है और कोलेरू झील कहां पर है? कोलेरू झील आपके यहां पर पाई जाती है आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, तटवर्ती क्षेत्रों में। तो ये यहां पर खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है। अब इसी प्रकार से ये झीलें तो आपके तटवर्ती क्षेत्र में होगी। अब अंतर्देशीय झीलें या फिर अंत्य स्थलीय झीलें, यानी कि वो झीलें जो समुद्र के तटवर्ती भागों में नहीं है, आंतरिक भागों में बनी हुई है, वो कौन सी है? तो उसमें सबसे प्रमुख झील आती है सांबर झील। सांबर झील जो कि खारे पानी की झील है, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य राजस्थान में अवस्थित है। और ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में, राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है, जयपुर से पश्चिम दिशा में 65 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। साथ ही साथ जो भारत की अंत्य स्थलीय झीलें हैं, आंतरिक भागों की झीलें हैं, उनमें भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील यही झील है। इस झील से नमक उत्पादन किया जाता है। नमक, राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन वाली झील यही है। इस प्रकार से यहां पर क्यारियां बनाते हुए नमक का उत्पादन किया जाता है। किस पद्धति से यहां पर नमक उत्पादन किया जाता है? क्यारी पद्धति से। क्यारी पद्धति क्या होती है? देखिएगा, झील वाला क्षेत्र है, उस झील वाले क्षेत्र के निकटवर्ती भाग, वे भाग जो झील के तटवर्ती क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार से मेड़बंदी करते हुए आपके क्यारी बनाई जाती है, बड़ी बड़ी क्यारियां बनाई जाती है। ऐसे इन क्यारियों में चारों तरफ यहां पर मेड़बंदी कर देते हैं और फिर इन क्यारियों के बीच में पानी डाल दिया जाता है और उस पानी को आपके सूखने दिया जाता है और इसमें से पानी वाष्पित होकर उड़ जाता है और यहां पर पीछे नीचे नमक शेष रह जाता है और उस नमक को इकट्ठा करते हुए मजदूरों के माध्यम से इस प्रकार से ढेर बना दिए जाते हैं और फिर उनको आपके संशोधित कर दिया जाता है, उसका शुद्धिकरण करते हुए फिर उस नमक को खाने के लिए आपके मार्केट में उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहां पर इस प्रकार से सांबर झील है, ठीक है, जो राजस्थान का सबसे निम्न बिंदु माना जाता है। समुद्र तल से सबसे नीचे वाला बिंदु राजस्थान का सांबर झील ही है। तो फिर आप कहेंगे कि राजस्थान का समुद्र तल से सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो वो ऊंचा बिंदु है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको
जब भारत के भौतिक विभाजन बताया था भारत का, तो उस समय प्रायद्वीपीय पठार का हम अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि मध्य भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो चोटी गुरु शिखर है, माउंट आबू सिरोही जिले में राजस्थान में। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर ऊंचाई है और वही राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च बिंदु है। तो निम्नतम बिंदु की आज बात कर देते हैं, वो है सांबर झील। ये आपका राजस्थान का सबसे नीचा बिंदु है और सबसे ऊंचा कौन सा है? गुरु शिखर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और कौन सी झीलें आती है, तो और आती है मीठे पानी की झीलें। अभी तो हम बात कर रहे थे खारे पानी की झीलों की। भाई इस खारे पानी की झीलों में आपके एक तो हमने लेगून की बात की जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, और एक हमने बात की अंतःस्थलीय झीलों की जिसमें सांबर झील की हमने बात की है। फिर आती है मीठे पानी की झीलें, यानी कि वो झीलें जिनका पानी मीठा है, वर्षा जल है, या फिर आपके किसी हिमानी या ग्लेशियर का पानी पिघल कर आया है, जिस झील से हमें या तो उस पानी को पीने के लिए काम में लेते हैं, या उसके द्वारा सिंचाई सुविधाएं काम में लेते हैं, या उससे आपके विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है। यह झीलें आपके अधिकांश आपको हिमालय क्षेत्र में मिलेगी। सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें हिमालय क्षेत्र में मिलेगी, वहां पर ग्लेशियर पिघलते हैं और उनसे झीलें निर्मित होती है। कौन कौन से राज्यों में मिलेगी? जैसे आपके जम्मू कश्मीर में हमने डल झील, वुलर झील की बातें की। इसी प्रकार से उत्तराखंड में नैनीताल झील है, आपके पूर्वोत्तर के राज्यों में लोकटक झील है, या फिर आपके बड़ा पानी झील है। ऐसी झीलें आपके मीठे पानी की है। और इस मीठे पानी की झीलों की हम बात करें हिमालय क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में बात करें, तो उसमें राजस्थान के उदयपुर में जयसमंद झील है, राजसमंद झील राजस्थान आपके राजसमंद जिले में है। अजमेर में आना सागर झील है। अजमेर शहर के निकट आपके पुष्कर कस्बे के पास में पुष्कर झील है, जो कि पवित्र झीलों में से एक मानी जाती है। इसी प्रकार से आप देखोगे तो आपको मिलेगी कोलायत झील, बीकानेर में मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी आपको झीलें देखने को मिलती है जो मीठे पानी की झीलें हैं। अब देखिएगा, इन मीठे पानी की झीलों में एक झील आती है वुलर झील। वुलर झील ये आपके भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। हाँ, याद रखना, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख वाले क्षेत्र में ये नहीं है, श्रीनगर के निकट में है। और इसका निर्माण भूगर्भिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। भूगर्भिक प्रक्रियाओं का परिणाम कैसे? इस झील का निर्माण ना तो किसी मनुष्य द्वारा किया गया है कृत्रिम रूप से, ना ही यह झील आपके ऐसे प्राकृतिक रूप से बना हुआ गर्त है। अब प्राकृतिक रूप से गर्त किस प्रकार से बना है, तो इस झील का निर्माण हुआ है आपके प्लेट विवर्तनी की हलचलों से। अब आप कहेंगे कि प्लेट विवर्तनी की हलचलें क्या होती है, तो देखिएगा, जो आपकी पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी का जो स्थलीय और जलीय भाग है, ये आपके विभिन्न छोटी छोटी प्लेटों में बंटा हुआ है, यानी कि विभिन्न आपके भूखंड बने हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपने गांव में आपने विभिन्न खेत बने हुए हैं गांव में। जैसे आप देखते हैं कि ये आपके दादाजी का खेत है, ये आपके दादाजी के भाई का खेत है, ये आपके आपके पड़ोसी का खेत है, ये आपके किसी दूसरे का खेत है। तो अलग अलग खेत, आपके पूरा गांव आपके अलग अलग खेतों में बंटा, आपके अलग अलग खेतों में डिवाइड होता है और उसके अलग अलग मालिक होते हैं, उसकी बाउंड्री भी होती है। तो उसी प्रकार से जो आपकी संपूर्ण पृथ्वी है, चाहे स्थलीय भाग है चाहे जलीय भाग है, ये छोटे छोटे आपके अलग अलग टुकड़ों में बंटे हुए हैं और उन्हीं टुकड़ों को आपके कहा जाता है प्लेट। उन्हीं प्लेटों में से एक प्लेट है भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट जो कि जिसमें आपके भारत, पाकिस्तान, ये आपके नेपाल, भूटान, ये इधर आपके बांग्लादेश, म्यांमार का क्षेत्र, बंगाल खाड़ी, अरब सागर, ये जो श्रीलंका, ये जो पूरे भाग हैं, ये पूरे भाग किसी एक प्लेट पर बने हुए हैं। ये पूरा एक स्थलीय खंड, आपके एक पूरा प्लेट एक भूमि का टुकड़ा है, जिस पर कुछ स्थानों पर आपके समुद्री भाग है, कुछ पर स्थलीय भाग है। इसी प्रकार से भारतीय प्लेट के उत्तर दिशा में, यानी कि हिमालय हिमालय है, इस हिमालय के उत्तर दिशा में, यानी कि हिमालय से उत्तर दिशा में चलते हैं तो चीन वाला भाग, तिब्बत का भाग, यानी कि यूरोप और एशिया, इन दोनों का भाग, भारत के अलावा, भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा यूरोप और एशिया का भाग, उस प्लेट को कहा जाता है यूरेशियाई प्लेट। अब इन यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट, ये दोनों गतिशील होती रहती है, इनके बीच में टकराव होता है। तो उन्हीं टकराव के परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ है। उसी हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उसी क्षेत्र में यहां पर आपके एक वुलर झील का निर्माण हुआ है। अब आप कई बार भूकंप की घटनाएं देखते हो, आप सोचते होंगे कि ये भूकंप कैसे आता होगा, भूमि में कंपन कैसे हो जाता है, तो उसके लिए भी ये भूगर्भिक हलचलें जिम्मेदार होती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ये प्लेटें की गति होती है, ये गति को हम कभी महसूस नहीं कर सकते हैं। अभी भी जिस स्थान पर हम खड़े हैं वहां से भारतीय प्लेट हल्की सी मूवमेंट होती है, उसमें गति होती है, लेकिन उसको हम और आप महसूस नहीं कर सकते हैं। महसूस तभी किया जाता है जब या तो भूकंप आते हैं या फिर आपके ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं।
ये सब आपके प्लेट विवर्तन की हलचलों से होते हैं, जिनको आप जब 11th क्लास में जाएंगे तब आप इनको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और अगर आपको अभी देखने की इच्छा है तो चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं 11th क्लास के, वहां पर जाकर आप मजे से देखना, एंजॉय लेना, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है बढ़िया डायग्राम के माध्यम से कैसे प्लेटें गति करती है। अब देखो महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है, तो उसमें आपके एक झील आती है बड़ा पानी झील। ये बड़ा पानी झील कहां पर है, तो बड़ा पानी झील आपके पूर्वोत्तर भारत की एक झील है। कहां पर, पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के अंतर्गत आती है। एक आपके डल झील, ये डल झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। और इस झील की चर्चा मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी, कौन सी, कि यहां पर आपके डल झील में एक नाव पाई जाती है, शिकारा नाव। कौन सी नाव है, ये एक विशेष प्रकार की शिकारा नाव पाई जाती है, जिसमें पीछे बैठा हुआ एक नाविक होता है जो नाव को पेडल के माध्यम से चलाता है, और आगे की तरफ उसमें छह सीटें होती है, जिस पर आप और हम कभी घूमने जाते हैं तो उस नाव का आनंद ले सकते हैं। तो जब कभी भी आप कश्मीर घूमने जाएं तो इसे शिकारा नाव का आनंद जरूर लेना। यह बहुत ही शानदार आपके शानदार नाव होती है, और आपकी जर्नी को बहुत ही आपके मनमोहक दृश्य प्रदान करते हुए आपका दिल खुश कर देने वाली हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके एक झील है भीमताल झील। ये कहां पर है, ये उत्तराखंड में है। भीमताल झील उत्तराखंड में है, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसी प्रकार से नैनीताल झील है, ये भी उत्तराखंड में है। नैनीताल एक उत्तराखंड का शहर है, उसी शहर में आपकी ये नैनीताल झील है। उत्तराखंड शहर से आपके थोड़ी सी दूरी पर आपके निकटवर्ती क्षेत्रों में आपके नैनीताल के साथ पास में यहां पर आपको मिलेगी भीमताल झील। और एक झील है लोकटक झील। लोकटक झील या इसे लोकताक झील कहते हैं, जो कि मणिपुर में है। कहां पर है, यह झील है आपके मणिपुर में। ये मणिपुर की झील एक बहुत ही विशेष झील है। ये आपके झील इस प्रकार की है कि इस झील के पानी पर आपके तैरती हुई कुछ मिट्टी की संरचनाएं हैं, कुछ तैरती हुई आपके यहां पर घासें देखने को मिलती है। और इस पूरा क्षेत्र इतना मनोरम दृश्य है कि आप इनको देखते ही जाएंगे, आपका समय कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा इस झील के आसपास के क्षेत्रों में घूमते घूमते। और इस पूरे क्षेत्र को लोकटक झील और इसके ऊपर तैरती हुई इन संरचनाओं वाले पूरे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है इसे, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, जिसे कहते हैं तैरता हुआ नेशनल पार्क या तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर कोई सा भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है जो इस लोकटक झील की तरह तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ना तो कोई नेशनल पार्क इस प्रकार से तैरता हुआ है, ना कोई वन्य जीव अभयारण्य है। ये दुनिया का अनोखा नेशनल पार्क है, जो पानी पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बहुत ही शानदार मनोरम दृश्य है। कभी आप घूमने जाना, जब भी आपकी छुट्टियों का आनंद लेना हो तो लोकटक झील जरूर जाना। डल झील में जाओ तो वहां पर आपके शिकारा नाव का आनंद लेना। तो ऐसे खूबसूरत दृश्य हैं, जब आप भूगोल पढ़ोगे ना तब आपको पढ़ने का तो मजा आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपके एग्जाम्स में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। लेकिन जब कभी छुट्टियों का आनंद लेने जाओगे ना तो घूमने के लिए दृश्य भी आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो जब आप 9th क्लास पढ़ के पूरा निकलोगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ, भारत में मुझे कहां कहां पर भ्रमण करने के लिए जाना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं कृत्रिम झीलों की। कृत्रिम झीलें, कौन सी कृत्रिम झीलें, जो मीठे पानी की कृत्रिम झीलें हैं। ये झीलें किस किस लिए बनाई जाती है, इनका उपयोग होता है कि हम या तो सिंचाई के लिए बनाते हैं, या पेयजल के लिए, जलापूर्ति करने के लिए बनाते हैं, या फिर हम जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाते हैं। और कुछ झीलें ऐसी होती है जिनके बहुत से अधिक उद्देश्य होते हैं। जैसे जैसे आपके कोई नदी है, उस नदी के पानी को नियंत्रित करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को कम करना है, यानी कि बाढ़ के प्रभावों को कम करना है। तो बाढ़ के प्रभावों को कम करने के लिए नदी पर हम बांध बनाएंगे, और बांध के पीछे एक जलाशय बनेगा जिसे हम झील कहते हैं। उसी झील से हम नहरें निकालेंगे, नहरों के द्वारा हम सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा देंगे, उन्हीं से हम पेयजल की आपूर्ति कर देंगे, और उसी बांध के माध्यम से, उसी बांध के पानी को काम में लेते हुए हम जल विद्युत उत्पादन कर लेंगे। तो ऐसे ही उद्देश्य आपके पूरे किए जाते हैं गुरु गोविंद सागर झील के द्वारा, जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत बनाई गई है। और ये बनाई गई है आपके सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर है भाई, सतलुज नदी पर बनाई गई है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। यह भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसके द्वारा आपके इन तीनों राज्यों को पेयजल आपूर्ति, सिंचाई सुविधा और विद्युत उत्पादन के कार्य किए जाते हैं। और इन तीनों ही कार्यों के अंतर्गत आपके इन राज्यों का हिस्सा है।
इसी के तहत आपके भाखड़ा नंगल परियोजना के तहत ही आपके राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है, जिससे महान भारतीय मरुस्थल को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे मरुस्थलीय जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ में मरुस्थलीय प्रभाव को कम किया गया। काफी हद तक गंगानगर और हनुमानगढ़ को इसी आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाकर वहां की मरुस्थलीय दशाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। तो ये भी इसके एक बहुत से अधिक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये आ जाता है कि भाई मरु सिंचाई सुविधा हो गई, पेयजल हो गया, विद्युत उत्पादन हो गया और उसमें बाढ़ नियंत्रण भी हो गया, लेकिन उसके साथ ही मरुस्थल के प्रभावों को कम करने का उद्देश्य भी इसी के द्वारा पूरा हो जाता है। अब देखो झीलें मानव के लिए लाभदायक हो जाती है। कैसे होती है, क्या क्या फायदे होते हैं, तो आपने फायदे अब तक पढ़े हैं। उन फायदों से आपने देख लिया कि देखो झीलों से हम आपके पीने के लिए पानी कहाँ में ले रहे हैं, कृषि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाती है, यानी कि खेतों को सिंचित करने के काम में आ जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए काम आ जाता है, और पर्यटन के लिए आपके घूमने के लिए अच्छे मनोरम दृश्य बनाए जा सकते हैं झीलों के द्वारा। आप एक कृत्रिम झील बना दो तो उस नदी के क्षेत्र में बनाकर उसको पानी को स्टोर कर लो, तो वहां पर आपके बाढ़ के प्रभावों को कम किया जा सकता है। ये बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। अब देखो ये सारे आपने इतना पढ़ा है तब आपको पता ही चल गया, और ये सारे बिंदु मैं आपको लिख कर लाया हूं, इनको अच्छे से आप देख लो कि भाई नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायक है, भारी बारिश के दौरान बाढ़ को रोकती है, बाढ़ को रोकने का काम करती है, शुष्क मौसम के दौरान पानी के समान प्रवाह को बनाए रखती है। आपने नदी पर बड़ा बांध बना लिया और वर्षा ऋतु में उसमें पानी अधिक आ रहा है, तो उस समय पर आप पानी को स्टोर कर लो, ताकि अगले जो निचले क्षेत्र है उस निचले क्षेत्रों में आपके बाढ़ की स्थितियां पैदा नहीं हो, उस नियंत्रित पानी को ही प्रवाहित करते जाओ, और पानी को आप बड़े बांध में स्टोर कर लिया। अब जैसे ही आपके वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, आपके ग्रीष्म काल आ जाता है या शुष्क ऋतु आती है, जब नदी में पानी की मात्रा कम होती है, तो बांध के गेट खोलो और नदी में पानी को प्रवाहित कर दो। तो यहाँ पर आपके बाढ़ के समय में वहां पर निचले क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आएगी, और शुष्क क्षेत्रों में उसी पानी को आपके छोड़ दिया जाएगा, जिससे नदी में पानी की मात्रा बनी रहेगी। जल विद्युत विकसित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे आपके भाखड़ा नंगल परियोजना बनाई गई है, हीराकुंड बांध परियोजना बनाई गई है, ऐसी बहुत सी परियोजनाएं बनाई गई है। जैसे चंबल नदी पर चंबल परियोजना बनाई गई है, चंबल नदी घाटी परियोजना जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसी प्रकार से माही नदी पर राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना। तो ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनके द्वारा विद्युत उत्पादन, सिंचाई सुविधाएं, पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। तो इस प्रकार से नदी आपके झीलें मानव जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ये देखो जलवायु को सामान्य बनाए रखती है। झील होगी किसी क्षेत्र में, तो वहां पर आपके वायुमंडल में नमी बनी रहेगी, वायुमंडल शुष्क नहीं होगा, आर्द्रता बनी रहेगी, तो वहां का आपके अच्छा मौसम बना रहेगा, वहां का जलवायु को सामान्य रखेगी, वहां की पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखती है। देखो जिस क्षेत्र में झीलें होती है वहां पर आपके पानी के आसपास में बहुत सारे आपके वनस्पतियां विकसित हो जाएगी। उन वनस्पतियों वाले क्षेत्रों में जंगली जानवरों का निवास होगा, और जहां पर जंगली जानवर और वनस्पतियां होगी वहां पर पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जिसमें आपके वनस्पतियां होती है, उन वनस्पतियों के द्वारा भोजन प्राप्त करने वाले शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, उन शाकाहारी जीव जंतुओं को भोजन बनाने वाले कुछ मांसाहारी जीव होते हैं, शेर, चीता जैसे, और फिर उनका अपघटन, वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके अपघटन करने के लिए सूक्ष्म जीव होते हैं जो उनको अपघटित करते हुए उनको वापस मिट्टी में मिला देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वहां पर आपके पारिस्थितिकी तंत्र पूरा विकसित हो जाता है। साथ ही साथ आप देखना, जैसे चिल्का झील देख लो, या फिर आपके पुल्लीकट झील देखो, या फिर सांबर झील देखो। इन झीलों के आसपास के क्षेत्रों में, तटवर्ती भागों में आपको सुंदर सुंदर पक्षियों का भ्रमण देखने को मिलेगा। जैसे सांबर झील देखोगे तो उसमें आपके कुछ विदेशी पक्षी आते हैं प्रवास के लिए। इसी प्रकार से आप भरतपुर में देखेंगे तो वहां पर आपके एक केवलादेव गना पक्षी विहार है, वहां पर छोटी छोटी झीलें हैं। उन छोटी छोटी झीलों में साइबेरिया से आपके पक्षी आते हैं जिन्हें आप साइबेरियन सारस कहते हैं। तो बहुत सारे पक्षियों का आना जाना भी होता है पानी की इन झीलों के क्षेत्र में। इसी वजह से यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, पर्यटन को विकसित करने में और मनोरंजन प्रदान करने में यह सहायक होती है। तो ये आपके इन झीलों के फायदे देखने को मिलते हैं। अब इन फायदों के साथ ही आपने झीलें देख ली, नदियां देख ली, आपने भारत की नदियों का अध्ययन कर लिया और भारत की तमाम झीलों का अध्ययन कर लिया। इससे आपको पता चल गया कि भारत में कौन से क्षेत्र में पानी की अधिकता है, कौन से क्षेत्र में पानी की कमी है, कहां पर पानी आपके नदियों के द्वारा अधिक प्राप्त होता है, कहां पर झीलों के द्वारा अधिक प्राप्त होता है।
अब इतना जानने के बाद में आप ये देखिएगा कि पृथ्वी पर कितना पानी है। हमने भारत का अध्ययन किया है अब तक, तो पृथ्वी पर कितना पानी है। पृथ्वी पर पानी का मतलब ये जो आपको पूरी पृथ्वी दिख रही है, इस पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर आपको पानी ही मिलेगा और कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मिलेगा। तो इस पृथ्वी की सतह पर जो पूरी पृथ्वी है, जो स्थल और जल के सहित यानी कि महाद्वीप और महासागरों के सहित है, उसमें से 71% भाग जल से ढका हुआ है और केवल 29% भाग है वो भूमि या फिर स्थलीय भाग है। कितना है भाई? 29% भाग स्थलीय है, 29% स्थलीय भाग है, बाकी 71% भाग जलीय भाग है और उसमें से अधिकांश पानी महासागरों और समुद्रों के रूप में खारा पानी है। यानी कि टोटल पृथ्वी का जो पानी है उसमें से 97% पानी खारा है, जो कि महासागरों में संचित है। कहां पर है? महासागरों में और खारे पानी की झीलों में अवस्थित है। अब महासागर कौन से हैं? तो महासागरों में पृथ्वी पर 5 बड़े महासागर हैं। कौन कौन से हैं? जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरा बड़ा है अटलांटिक महासागर, जिसे आप अंध महासागर भी कहते हैं, तीसरा महासागर है हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में फैला हुआ है, चौथा महासागर आता है आपके उत्तरी ध्रुव के पास में फैला हुआ आर्कटिक महासागर और पांचवा आता है दक्षिणी महासागर। तो ये 5 महासागर पृथ्वी पर फैले हुए हैं जो पृथ्वी के कुल पानी का 97% पानी स्टोर करते हैं और वो पानी आपके खारा पानी है। अब मीठा पानी केवल 3% ही है, यानी कि जो टोटल पानी है पृथ्वी का उसमें से मात्र और मात्र 3% मीठा या ताजा पानी है। मीठे पानी को आप क्या कह सकते हैं? इसे आप ताजा पानी भी कहते हैं, जो आप पीने के लिए काम में लेते हैं, सिंचाई के लिए काम में लेते हैं। ये केवल 3% ही है। अब इसी 3% में से, इस 3% में से 3/4 यानी कि 75% पानी आपके केवल बर्फ के रूप में है हिमानियों में। जो 3% है ना ये टोटल, इस 3% का ही 3/4 भाग आपके बर्फ के रूप में ग्लेशियरों में इकट्ठा है। जैसे जैसे हिमालय पर बर्फ जमी हुई है, इसी प्रकार से आपके ग्रीनलैंड एक द्वीप है, उस द्वीप जो उत्तरी ध्रुव के पास में, उस पर आपके बर्फ जमी हुई है। अंटार्कटिका महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध पर है। ये पृथ्वी देखते हो ना, इसका ये उत्तरी ध्रुव है और इसके नीचे का जो सबसे नीचे आपको दिखता है वो दक्षिणी ध्रुव है। उस दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर एक स्थलीय भाग है जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं और उस पूरे महाद्वीप पर बर्फ की एक बड़ी मोटी परत जमा हो रखी है और वो पूरा क्षेत्र आपके निर्जन है, वहां पर कोई भी मानव स्थायी रूप से निवास नहीं करता है। तो उस क्षेत्र में जो इस प्रकार के जो बर्फ जमी हुई है, उस बर्फ के रूप में आपके इस ताजे पानी का 75% पानी उस बर्फ के रूप में है। तो पृथ्वी पर पानी कितना है? बहुत ही कम है। पृथ्वी पर पानी की बहुत ही कमी देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर आपके ये वीडियो, अब आप इस वीडियो का लर्निंग आउटकम्स रहा है भारत की प्रमुख झीलें और पृथ्वी पर जल। भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? वो सारी झीलें आपने पढ़ी। प्राकृतिक झीलें भी देखी, कृत्रिम झीलें भी देखी, खारे पानी की झीलें भी देखी, मीठे पानी की भी झीलें भी देखी, समुद्र तटवर्ती लेगून भी देखे, अंतर्देशीय यानी कि अंत्यवर्ती झीलें भी आपने देखी। तो ये सारी बातें आप देखते हुए आप अच्छे से इनको समझ लिए हैं, सीख लिए हैं। आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी है और वो मीठे पानी की है। डल झील, भीमताल झील, वुलर झील या लोकतक झील। देखिएगा, डल झील कहां पर है? डल झील आपके जम्मू कश्मीर में है। पहले 3 झीलों के स्थान देखो। भीमताल झील कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। वुलर झील कहां पर है? यह भी जम्मू एंड कश्मीर में है। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में है। तैरता हुआ नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। ये सारी की सारी झीलें मीठे पानी की है, इनमें से वुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में है, वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी झील ओडिशा के तटीय क्षेत्र में स्थित है? भारत का ओडिशा राज्य है जो समुद्र तटवर्ती है, बंगाल की खाड़ी के पास में पूर्वी तट पर। उसमें कौन सी झील आपके तटीय क्षेत्र में है ओडिशा में? चिल्का झील, सांबर झील, कोलेरू झील या फिर नैनीताल झील। तो देखिएगा, ये झील आती है आपकी चिल्का झील और ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील कहां पर है? ये सांबर झील राजस्थान में है और भारत की
अंतः स्थलीय झीलों में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 65 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है। कोलेरू झील कहां पर है? कोलेरू झील भी आपके खारे पानी की झील है और यह झील आपके आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है भाई? कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है और यह झील आपके खारे पानी की नहीं है, ये है आपके मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील है। बाकी चिल्का, सांबर और कोल्लेरू ये कैसी है? ये खारे पानी की झीलें हैं। कैसा है इनका पानी? खारा पानी है। अगला सवाल, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? संपूर्ण पृथ्वी आपको दिख रही है, गोलाकार पृथ्वी, इस गोलाकार पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 71%, 29%, 97% या फिर 3%? तो अभी आपने सबसे लास्ट में देखा है कि पृथ्वी का आपके 71% भाग जल से ढका हुआ है और इसमें से आपके जो 29% भाग है पृथ्वी का, वो आपके पृथ्वी का स्थलीय भाग है। क्या है? पृथ्वी का स्थलीय भाग है। और ये 97% क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल में से खारा पानी है 97%। ये आपके पृथ्वी के संपूर्ण जल का खारा पानी कितना है? ये आपके महासागरों के रूप में खारा पानी है, वो 97% है। और ये 3% क्या है? पृथ्वी के संपूर्ण जल का मीठा पानी या इसे आप कह सकते हैं ताजा पानी है। कितना है? कुल पानी का 3%। और इस 3% का 3/4 यानी कि 3% का 75% हिस्सा है, वो आपके हिमानियों या ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में अवस्थित है। और इसी के साथ में इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, पूरा कंटेंट आपको समझ में आ गया है और इससे आपको ज्ञानवर्धन में बहुत ही सहायता करेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, सरल से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आपको अच्छा लगा है, आपके ज्ञानवर्धन में सहायता मिली है, तो इस वीडियो को आप अपने साथियों के साथ में भी प्रेषित करते हुए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को बड़ा करते चलें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आते रहें। तो हम मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।